अभी हाल ही में मैंने इंस्टाग्राम पे एक हेल्थ इंश्योरेंस की स्टोरी डाली एंड माय डीएम्स वर फुल ऑफ दिस वन क्वेश्चन, प्लीज सजेस्ट द बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस फॉर माय पेरेंट्स। ऑनेस्टली दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज फॉर ऑल द किड्स विद एजिंग पेरेंट्स, क्योंकि आज के दिन मेडिकल खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं और इंश्योरेंस पॉलिसी में इतने वर्डिंग्स, इतने टर्म्स एंड कंडीशंस है कि आप श्योर नहीं हो कि ये जरूरत पड़ने पर काम आएगा कि नहीं। तो आज की वीडियो में हम यही क्वेश्चन को आंसर करेंगे, हाउ टू पिक द बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस फॉर योर पेरेंट्स इन 2025। इस वीडियो में हम पॉलिसी की वर्डिंग्स देखेंगे, डेटा देखेंगे और कंपनीज को रैंक भी करेंगे। लेट्स बिगिन। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पॉलिसी की डिटेल्स और टर्म्स को समझने से पहले हमें यह देखना है कि जितने भी इंश्योरेंस की कंपनीज है ये जरूरत पड़ने पर अपने कंज्यूमर की जिंदगी आसान बनाते हैं या मुश्किल। तो इंश्योरर की क्रेडिबिलिटी को समझने के लिए हम ये 3 मैट्रिक्स को समझेंगे। सबसे पहली जो चीज है वो है कंप्लेंट्स पर 10,000 क्लेम्स। एक कंपनी का क्लेम प्रोसेस जितना ज्यादा स्मूथ होगा उतने कम कंप्लेंट्स आएंगे। दिस इज द बिगेस्ट इंडिकेटर ऑफ हाउ कंज्यूमर फ्रेंडली एन इंश्योरर इज। तो इधर मेरे पास सारे इंश्योरेंस कंपनीज का कंप्लेंट्स डेटा है, ये पिछले 3 साल का एवरेज है टू गेज कि ये कंपनी का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस कैसा रहा है। किसी भी कंपनी का अगर कंप्लेंट्स वॉल्यूम 20 से ज्यादा है देन दैट इज ट्रिकी। Anything less than 20 is really good। इधर मैं देख सकता हूं कि बजाज अलियांस का पिछले 3 साल में एवरेज कंप्लेंट वॉल्यूम है 3 पर 10,000 क्लेम्स, दैट इज रियली इंप्रेसिव। HDFC अर्गो का है 8, यूनाइटेड इंडिया का है 9, ICICI लोम्बार्ड का है 11। तो ये सारे बहुत ज्यादा अच्छे नंबर्स है। अगर मैं बॉटम की बात करूं तो नावी के सबसे खराब नंबर्स है 163 कंप्लेंट्स पर 10,000 क्लेम्स। उसके बाद है स्टार हेल्थ के जिसके 46 कंप्लेंट्स पर 10,000 क्लेम्स। यहाँ पे एक नुआंस है, नावी का जो कंप्लेंट नंबर है वो बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये स्टार से वर्स है। नावी का टोटल इंश्योरेंस बिजनेस 100 करोड़ से भी कम का होगा, स्टार का एनुअल इंश्योरेंस बिजनेस 10,000 करोड़ से ज्यादा है। तो उस स्केल पे अगर इतना हाई है कंप्लेंट डेटा, मतलब कंज्यूमर्स ज्यादा खुश नहीं है। कंप्लेंट्स डेटा के बाद हम क्लेम सेटलमेंट रेशियो को देखेंगे। CSR ये बताता है कि साल भर में जितने भी क्लेम्स आए उसका कितना परसेंटेज एक इंश्योरर कंपनी सेटल करता है। ये जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो एटलीस्ट 90% से ज्यादा होना चाहिए। अगर 90% से कम है तो अभी एक रिस्की जोन में है। इसका भी डेटा है हमारे पास पिछले 3 साल का। HDFC अर्गो हैज द हाईएस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98%, डिजिट का है 97%, SBI जनरल का है 97%। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो इन 24 कंपनीज में से सिर्फ 7 कंपनीज का ही 90% से कम है, बाकी सब सेफ जोन में आ रहे हैं। इस लिस्ट में भी सबसे बॉटम टियर में नावी ही आता है और उसके ऊपर है श्रीराम जनरल। तो ये दोनों कंपनीज का सबसे खराब है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। इसमें एक नुआंस भी देना चाहूंगा, बाकी सारे बिजनेस की तरह इंश्योरेंस बिजनेस में भी कई बार अप्स एंड डाउन्स होते हैं। ICICI लोम्बार्ड जिसका अभी क्लेम सेटलमेंट रेशियो 88.85% है, वो रिसेंट टाइम्स में कई सारे रीजंस के वजह से थोड़ा कम हुआ है, जिसके वजह से वो 90% के थ्रेशोल्ड में नहीं है। तो अगर आपके पास ICICI लोम्बार्ड या फिर कोई भी टॉप कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस है जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90% से कम है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका क्लेम डेफिनेटली रिजेक्ट होगा। आपको ये समझना चाहिए कि ये जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है ये क्यों कम हुआ है। कंपनी का बिजनेस समझने का जो तीसरा मेट्रिक है वो है इंकर्ड क्लेम्स रेशियो। ICR हमें बताता है कि एक कंपनी ने एक साल में कितना प्रीमियम कलेक्ट किया है वर्सेस कितना क्लेम्स में वापस दिया है। यह है इनकर्ड क्लेम्स रेशियो का डेटा। रहेजा का आप देखिए 115%, मतलब पिछले 3 सालों में अगर उनने 100 रुपए के प्रीमियम्स कलेक्ट किए उसके बदले उनने 115 रुपए के क्लेम सेटल किए। दिस इज नॉट सस्टेनेबल एट ऑल। आगे जाके या तो उनको प्रीमियम्स बढ़ाने पड़ेंगे या फिर वो कम क्लेम्स सेटल कर पाएंगे। तो जो हेल्दी रेंज है ना, हेल्दी रेंज है 50 to 90%, जो ये सारी कंपनीज ग्रीन में है। इसका ये मतलब है कि कंपनीज क्लेम सेटल करने के बाद भी अपना प्रॉफिट रख पा रही है, सो इट इज स्टेबल। आगे जाके अगर ज्यादा क्लेम्स आ गए अगले साल तो फिर वो इन प्रॉफिट से भी आगे के क्लेम्स को सेटल कर पाएगी। सो 50 to 90% इज द आइडियल रेंज। अब अगर मैं तीनों मैट्रिक्स को जोड़ के फाइनल रैंकिंग दूं तो टॉप टियर में HDFC अर्गो, बजाज अलियांस, टाटा AIG, ये तीनों कंपनीज का इन तीनों मैट्रिक्स में बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। बॉटम के रिजल्ट्स आर नॉट सरप्राइजिंग। नावी है
सबसे लास्ट में, उसके बाद स्टार हेल्थ और उसके ऊपर श्रीराम जनरल। इसमें कंसर्निंग बात यह है कि स्टार हेल्थ का जो टोटल रेवेन्यू है वो बाकी प्राइवेट इंश्योरर्स से ज्यादा है, फिर भी इनके कस्टमर्स बिल्कुल भी खुश नहीं है। सो आई होप स्टार हेल्थ अपना एक्सपीरियंस और अपना जो सर्विस है वो आगे जाके बेटर करे। बाय द वे, बिफोर मूविंग ऑन, अगर आपको अपने पेरेंट्स या खुद के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना है एंड यू आर कंफ्यूज कि कहां से स्टार्ट करे, देन यू कैन बुक अ फ्री कंसल्टेशन कॉल विद माय ट्रस्टेड एक्सपर्ट्स एंड वन एश्योर। वन एश्योर इज एन इंश्योरेंस कंपनी बैक्ड बाय रेन मैटर बाय ज़ेरोधा, और इस कंसल्टेशन कॉल में वो आपके नीड्स समझ के आपको बताएंगे कि आपके लिए 2-3 कौन से बेस्ट रिकमेंडेड पॉलिसीज है, और अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उससे रिव्यू करके बताएंगे कि आपके लिए पॉलिसी सही है या गलत। फुल डिस्क्लोजर, दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन। मुझे ये बोलने के लिए या फिर कोई भी कंपनी का नाम बोलने के लिए पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कॉल बुक करते हो और आगे जाके अगर आप वन एश्योर से एक पॉलिसी खरीदोगे तो हमें एक छोटा सा कमीशन मिलेगा एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट टू यू। सो इफ यू लाइक आवर वर्क, दिस इज अ गुड वे टू सपोर्ट आवर चैनल। डिस्क्रिप्शन में फ्री कॉल का लिंक है, अभी के अभी बुक करो एंड अंडरस्टैंड विच इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर योर नीड्स। कंपनी सिलेक्ट करनी सीख लिया, अब एक अच्छा इंश्योरेंस पॉलिसी सिलेक्ट कर लेते हैं। इंश्योरेंस की दुनिया में एक चीज याद रखना, द बैड कट्स आउट द गुड। चाहे आपके पॉलिसी में हजारों अच्छे बेनिफिट्स हो, लेकिन अगर आपके पॉलिसी में 2 या 3 रेड फ्लैग्स हो ना, तो फिर जब आप हॉस्पिटलाइज होंगे आपको कुछ ना कुछ तो अपने पॉकेट से निकालना ही पड़ेगा। सो द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू आइडेंटिफाई द रेड फ्लैग्स एंड अवॉइड इट इन योर पॉलिसी। द फर्स्ट रेड फ्लैग इज सो मिसअंडरस्टूड कि लोगों को इसके बारे में तभी पता चलता है जब उनके सामने हॉस्पिटल का बिल आता है। एक रियल लाइफ स्टोरी से बताता हूँ। राजकोट में एक लेडी के पास 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस था, लेकिन जब उनका 2.5 लाख रुपए का बिल आया उसमें से 1 लाख रुपए इन लेडी को अपने पॉकेट से देना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके पॉलिसी में एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन था। उनके पॉलिसी में लिखा हुआ था कि जो भी रूम रेंट का लिमिट है ना, वो अप टू 1% ऑफ द सम एश्योर्ड ही है, कि मतलब 5,000 रुपए से ज्यादा का महंगा रूम वो नहीं ले सकते। लेडी को वो 5,000 रुपए वाला रूम अच्छा नहीं लगा, उन्होंने 10,000 रुपए वाला रूम लिया सोच के कि जो भी एक्स्ट्रा टैरिफ है वो अपने पॉकेट से दे देगी, 5,000 रुपए पर डे। लेकिन दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। जैसे आपका रूम का टाइप या फिर रूम का रेंट बढ़ता है तो आपके सारे मेडिकल कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो जाते हैं। डॉक्टर की फीस, सर्जन चार्जेस, ओटी चार्जेस, एक्सरे, मेडिसिन, ये सारी चीजों की जो फीस है वो बढ़ सकती है, और जो भी एडेड कॉस्ट है ना वो आपको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। दिस इज सच अ बिग रेड फ्लैग यार। आप इस पॉलिसी को देखिए, 25 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है, फिर भी जो रूम रेंट का लिमिट है वो है अप टू 10,000। हाउ इज दिस फेयर? आपने ये इतना बड़ा कवर लिया ही कि अपने पॉकेट से ना देना पड़े, लेकिन इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से लास्ट में हॉस्पिटल बिल का एक पार्ट आपको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। इसी के अंदर एक दूसरे टाइप का भी रिस्ट्रिक्शन है, वो है रूम टाइप। ये पॉलिसी को देखिए, कवर्स हॉस्पिटलाइजेशन अप टू द एनुअल सम इंश्योर्ड, रूम रेंट कवर्ड फॉर अ सिंगल प्राइवेट एसी रूम। तो अगर वो राजकोट की लेडी के पास ये वाला पॉलिसी होता और अगर उनको सिंगल प्राइवेट एसी रूम से एक बड़ा रूम चाहिए होता, फिर भी उनको एक मेजर पार्ट ऑफ द बिल अपने पॉकेट से देना पड़ता। तो जब भी आप एक पॉलिसी ले रहे हो, सबसे पहली चीज याद रखना, नो रूम रेंट और रूम टाइप रिस्ट्रिक्शन। ये रिस्ट्रिक्शन को स्ट्रेट अवे अवॉइड करो। अगर आपके पॉलिसी में ये वाला रिस्ट्रिक्शन है तो या तो आप कोई एड ऑन डाल दो जिससे ये रिस्ट्रिक्शन निकल जाए, या फिर आप ट्राई करो कि आप अपनी पॉलिसी को पोर्ट कर लो। दूसरा रेड फ्लैग, अगर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस है 10 लाख रुपए का कवर का, तो क्या इसका ये मतलब है कि ये 10 लाख रुपए हर एक हॉस्पिटल बिल में काम आएगा? The answer is no, and thanks to this bad red flag. ठीक है, इस इंश्योरेंस पॉलिसी को देखिए, इसमें क्लियरली लिखा है रोबोटिक सर्जरीज कैप्ड एट 1 लाख रुपीज। तो अगर आपके पास 10 लाख रुपए का भी सम इंश्योर्ड हो, फिर भी रोबोटिक सर्जरी का रीइंबर्समेंट सिर्फ 1 लाख रुपए का ही होगा, बाकी आपको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। मार्केट में कितने सारी ऐसी पॉलिसीज है जो ऑलरेडी मेंशन कर देती है कि भले आपका 10 लाख का कवर हो, लेकिन इन सारे डिजीजेस में इतना ही आपको हमारे तरफ से मिलेगा, बाकी आपको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। दिस मेक्स योर इंश्योरेंस पॉलिसी टोटली यूजलेस। इस रेड फ्लैग का नाम है डिजीज वाइज सब लिमिट्स। ठीक है, एंड जब भी आप पॉलिसी ले रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी पॉलिसी में ऐसे कोई कंडीशंस ना हो। अब इसी के अंदर एक और हिडन ट्रैप है जिसमें कई सारे इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ डिजीज ही नहीं, लेकिन पर्टिकुलर प्रोसीजर्स और मेडिकल कॉस्ट पे भी लिमिट रखती है। ये वाली पॉलिसी को देखिए, सर्जन, मेडिकल प्रैक्टिशनर, कंसल्टेंट, स्पेशलिस्ट फीस सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ
25% of the sum insured. Anesthesia, blood, oxygen, X-ray subject to a maximum of 55% of the sum insured. आप एक चीज याद रखो, जितनी ज्यादा सब लिमिट्स होगी उतने ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी उतना ही मुश्किल होगा क्लेम्स को पास करना। ये जो पॉलिसी है वो है स्टार इंश्योरेंस की, एंड ये टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने के बाद आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि क्यों लोग नाखुश है इस इंश्योरेंस कंपनी के साथ। तीसरा रेड फ्लैग है को पेमेंट और डिडक्टिबल्स। सीनियर सिटीजन्स के केस में उनके प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस या फिर जस्ट उनकी एज की वजह से को पेमेंट या फिर डिडक्टिबल्स मैंडेटरी हो जाते हैं, लेकिन इसका इंपैक्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन दोनों चीजों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली चीज है डिडक्टिबल्स। मान लो आपकी पॉलिसी में लिखा है सम इंश्योर्ड 5 लाख एंड डिडक्टिबल्स 1 लाख। इसका यह मतलब है कि कभी भी अगर आगे जाके आप हॉस्पिटलाइज होते हो, ठीक है, तो जो भी हॉस्पिटल का बिल आएगा ना, उसका पहला 1 लाख रुपए आप लोग पे करोगे और उसके बाद ही जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है ना वो हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी पे करेगी। मान लीजिए आपका बिल 3 लाख रुपए, तो पहला 1 लाख रुपए आप पे करोगे, बाकी का 2 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी। अगर आपका हॉस्पिटल का बिल 40,000 रुपए होता है तो उस केस में पूरा का पूरा 40,000 रुपए आपको ही पे करना पड़ेगा। अब डिडक्टिबल्स में भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट डिडक्टिबल की मतलब 1 लाख रुपए एक ही बार पूरे साल में जाते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है पर क्लेम डिडक्टिबल की हर बार जब भी क्लेम करोगे तब आपको 1 लाख रुपए पहले खुद से देना पड़ेगा। तो अगर आपके मम्मी पापा के लिए डिडक्टिबल्स कंपलसरी है तो मेक श्योर कि वंस अ ईयर वाला डिडक्टिबल हो कि टोटल 1 लाख रुपए एक ही बार में देना पड़े, हर बार ना देना पड़े। जो दूसरा कॉस्ट शेयरिंग मेथड है वो है को पेमेंट, ठीक है। इसका ये मतलब है कि एवरी टाइम देयर इज अ हॉस्पिटल बिल द पॉलिसी होल्डर हैज टू पे अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द बिल एंड द रेस्ट विल बी कवर्ड बाय द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पॉलिसी में 20% मैंडेटरी को पेमेंट है और हॉस्पिटल का बिल है 3 लाख रुपए, तो आपको 60,000 रुपए अपने पॉकेट से देने पड़ेंगे और बाकी का अमाउंट हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी देगी। अगेन डिडक्टिबल्स की तरह कई बार को पेमेंट भी सीनियर सिटीजन के लिए मैंडेटरी हो जाता है, लेकिन आप ये ट्राई कीजिए कि ऐसा कोई पॉलिसी मिले जिसमें को पेमेंट ना हो। डिडक्टिबल और कोपे को अगर कंपेयर करें तो मान लो आपका एक छोटा सा डिडक्टिबल है 50,000 रुपए और आपका 5 लाख रुपए का बिल आया, ठीक है, तो आपको 50,000 रुपए ही देने पड़ेंगे। अगर 10 लाख रुपए का बिल आया फिर भी आपको 50,000 देने पड़ेंगे। लेकिन को पेमेंट के केस में जैसे जैसे हॉस्पिटल का बिल बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका जो एक्सपेंस है वो भी बढ़ते जाएगा। तो इन जनरल एक छोटा अमाउंट ऑफ डिडक्टिबल इज वे बेटर देन ऑप्टिंग फॉर को पेमेंट, बट आइडियली दोनों ही नहीं होने चाहिए। रेड फ्लैग्स तो डिस्कस हो गए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गुड थिंग्स टू हैव इन योर पेरेंट्स इंश्योरेंस पॉलिसी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एस्थमा जैसे प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस आ जाते हैं और इन प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस का जो वेटिंग पीरियड है ना वो काफी ज्यादा है। मतलब कई बार इंश्योरेंस पॉलिसी बोलेगी ये सारे कंडीशंस 3 से 4 साल तक कवर ही नहीं होंगे। तो इस केस में अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले भी रहे हो और अगर आपके डायबिटिक फादर को हॉस्पिटलाइज करना पड़े फॉर सम डायबिटिक इशू, तो दैट विल नॉट बी कवर्ड फॉर द फर्स्ट 4 years. This is very very bad. So the smart thing to do is to look for a policy with a shorter waiting period, or the second option is to buy an add-on जिससे जो ये waiting period है ना वो कम हो जाए। ये वाला पॉलिसी देखिए, इस पॉलिसी में डायबिटीज के लिए 3 साल का वेटिंग पीरियड था, लेकिन इस इंस्टेंट कवर एड ऑन लेने से डे 1 से आपको ये कवर मिल जाएगा। ऑफ कोर्स जो 30 दिन का वेटिंग पीरियड है वो हर एक इंसान के लिए है ही। तो अगर आप कोई पॉलिसी खरीद रहे हो पहले 30 दिन में कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा कवर नहीं किया जाता। उसके बाद ऐसा एड ऑन आपके सारे प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस जो जो लिखे हुए हैं वो कवर कर लेता है आफ्टर द 30th डे इटसेल्फ। दूसरा मस्ट हैव, ऑलवेज मेक श्योर दैट योर पेरेंट्स कवर इज वेरी हाई। कई सारे बच्चे ये करते हैं कि अपनी वाइफ और अपने माता पिता के लिए एक फैमिली फ्लोटर इंश्योरेंस प्लान ले लेते हैं। इसमें 2 रिस्क है। सबसे पहला रिस्क, अगर आप या आपकी वाइफ किसी रीजन से हॉस्पिटलाइज हो जाते हो तो आगे जाके आपके पेरेंट्स जिनका हॉस्पिटलाइज होने का रिस्क ज्यादा है उनके लिए कम कवर बचेगा। दूसरी चीज, अगर आपके पेरेंट्स हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और अगर कवर एग्जॉस्ट हो जाएगा तो पूरी फैमिली के पास एक लंबे समय तक के लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहेगा। तो प्लीज प्रीमियम बचाने का मत सोचो, पेरेंट्स के लिए एक अलग से हेल्थ इंश्योरेंस लो। आइडियल सेटअप ये होना चाहिए 10 लाख रुपए जितने का आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लो। अगर उससे ज्यादा का लेना है आपको तो आप ले लीजिए, लेकिन अगर प्रीमियम्स अनअफोर्डेबल है तो फिर आप एक ऐसा पॉलिसी लीजिए जिसमें ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन बेनिफिट है। इसका यह मतलब है कि अगर कवर हॉस्पिटल बिल के बाद एग्जॉस्ट हो जाता है, कम हो जाता है, तो ये पॉलिसी ऑटोमेटिकली आपका कवर वापस भर देगा। ठीक है, ये पॉलिसी की वर्डिंग्स देखिए। द कंपनी शैल इंस्टेंटली एड 100% ऑफ द बेस सम इंश्योर्ड अंडर दिस बेनिफिट इन द इवेंट ऑफ एन एडमिसिबल क्लेम ड्यूरिंग द पॉलिसी ईयर ड्यू टू विच सम इंश्योर्ड वाज पार्शियली और कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। इसका यह मतलब है कि अगर आप पार्शियली भी यूज कर रहे हो, फिर भी ये इंश्योरेंस कंपनी वापस आपके लिए वो 2 लाख रुपए ऐड कर देगा। कई सारे इंश्योरेंस पॉलिसी में ये भी होता है कि जब तक पूरा सम इंश्योर्ड नहीं एग्जॉस्ट हो जाता तब तक वो रिस्टोर नहीं करेंगे। तो आइडियली पिक वन विच रिस्टोर्स द कवर इवन इफ इट इज पार्शियली यूज्ड। अगर ये रिस्टोरेशन बेनिफिट वाले पॉलिसीज नहीं मिल रहे तो दूसरा ऑप्शन है सुपर टॉपअप लेने का। 10 लाख रुपए का आप सम इंश्योर्ड ले लो, ठीक है, और उसके बाद 20-30 लाख रुपए का एक सुपर टॉपअप प्लान ले लो। इसमें होगा ये कि जैसे ही आपका सम इंश्योर्ड खत्म हो जाएगा उसके बाद ये सुपर टॉपअप प्लान एक्टिवेट होगा और फिर जितना भी बाकी का मेडिकल बिल है, हॉस्पिटल का बिल है ना, वो ये सुपर टॉपअप प्लान देख लेगा। ये सुपर टॉपअप इंश्योरेंस आपको अलग से लेना पड़ता है और ये बहुत ज्यादा ही अफोर्डेबल होता है। अगर आपके पेरेंट्स सुपर टॉपअप के लिए एलिजिबल है देन दिस इज अ ग्रेट फीचर टू हैव टू इंक्रीज योर कवर विदाउट पेइंग एन एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट इन एवरी ईयर प्रीमियम्स। तीसरा ग्रीन फ्लैग ऐसा है जो बहुत ज्यादा ओवरलुक्ड है लेकिन सीनियर सिटीजन्स के केस में ये मैंडेटरी बन जाता है। इट इज होम केयर ट्रीटमेंट। रियलिटी है कि एज के साथ साथ हर बार हॉस्पिटलाइज होना इज नॉट फीजिबल, ठीक है। तो कई बार डॉक्टर्स भी रेकमेंड करेंगे कि कीमोथेरेपी का राउंड या फिर डायलिसिस का राउंड घर में ही रखो। और ऐसे केस में अगर आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में डे केयर ट्रीटमेंट नहीं हो तो फिर आपको ये बिल अपने पॉकेट से देना पड़ेगा या फिर आपको हर ट्रीटमेंट के लिए मैंडेटरीली हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ेगा एंड दैट इज एन एडेड बर्डन व्हेन योर पेरेंट्स आर एजिंग। ये पॉलिसी देखिए, इस पॉलिसी में क्लियरली लिखा है वी पे फॉर कीमोथेरेपी टेकन एट होम, वी पे फॉर डायलिसिस टेकन एट होम। और अगर डॉक्टर एडवाइस कर रहा है कि द पर्सन शुड अंडरगो ट्रीटमेंट एट होम, ठीक है, देन दैट केस ऑल्सो द एक्सपेंस इज बोर्न बाय द इंश्योरेंस कंपनी। पेरेंट्स वाले इंश्योरेंस में डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट एंड होम केयर एक्सपेंसेस शुड डेफिनेटली बी कवर्ड। चौथा और आखिरी ग्रीन फ्लैग बहुत ज्यादा पर्सनल है बट आई स्वेयर बाय इट। 25 की एज के बाद ना मुझे लगता है कि हर एक इंसान को हर 6 महीने या साल भर में अपना फुल बॉडी चेकअप करा लेना चाहिए। जब मैंने अपना फुल बॉडी चेकअप कराया 2 साल पहले तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है एंड ये एक ऐसी बीमारी है जिसके कोई भी सिम्टम्स नहीं है। तो अगर मैं 5 साल बाद ये फुल बॉडी चेकअप कराता तो सिचुएशन और भी खराब हो जाती और उसमें शायद मुझे मेजर ट्रीटमेंट्स कराने पड़ते। उस एक हेल्थ चेकअप के बाद मेरी फिटनेस जर्नी शुरू हुई। मेरा फैटी लिवर आज के दिन थैंकफुली खत्म हो चुका है और जितने भी ज्यादातर लाइफस्टाइल डिजीजेस है ना वो ऐसे ही है, सिम्टमलेस फॉर द फर्स्ट 5-10 ईयर्स एंड जब सिम्टम दिखने लग जाते हैं तो शायद बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है जिसके लिए आपको या तो कोई ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा या फिर वो इरिवर्सिबल हो। तो प्लीज़ हेल्थ चेकअप रेगुलरली कराओ। पेरेंट्स के केस में तो हर 6 महीने में मैंडेटरी होना ही चाहिए। मेरे पेरेंट्स भी रेगुलरली अपना फुल बॉडी चेकअप कराते हैं। अब कई सारी ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है ना जिसमें फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप मिलता है। अब एक एनुअल हेल्थ चेकअप जिसमें पूरा बॉडी का चेकअप हो वो 4 से 5 हज़ार रुपए का तो होगा ही। तो अगर ये 4,000-5 हज़ार रुपए की जो सर्विस है वो आपका इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहा है तो आपका नेट प्रीमियम फाइनली कम हो रहा है। ये इंश्योरेंस पॉलिसी देखिए, इसमें ये सारे टेस्ट्स कवर्ड है, ठीक है। कंप्लीट ब्लड काउंट, यूरिन रूटीन, एक्सरे चेस्ट, विटामिन का टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शनिंग, लिवर फंक्शनिंग, ये सारा पूरा पैकेज कवर्ड है इस इंश्योरेंस पॉलिसी में। मतलब आपके 4-5 हज़ार रुपए कम हो गए टोटल पॉलिसी अमाउंट से। अगर आप क्लेम नहीं भी कर रहे फिर भी कुछ ना कुछ अर्निंग तो हो ही रही है इस इंश्योरेंस पॉलिसी से। फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप वाला पॉलिसी अपने पेरेंट्स के लिए डेफिनेटली लेना। ये था आखिरी ग्रीन फ्लैग। नाउ आई वांट यू टू पॉज द वीडियो फॉर अ सेकंड एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट। अगर आप मेरी टीम या फिर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉल पे जा रहे हो तो आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से पूछने और फिर समझना है कि आपके पेरेंट्स या फिर आपके लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा है। 20 से 30 मिनट लगेंगे कॉल में, ठीक है, बट प्लीज ये सारी चीजें पूछ लेना, आपके पेरेंट्स के फ्यूचर का सवाल है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपने अपने पेरेंट्स के लिए या फिर खुद के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं खरीदा है प्लीज अभी के अभी ले लो, ठीक है। वो प्रीमियम
प्रीमियम का पैसा बचा के या फिर डीले करके ना आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम.